चलिए भाई, बहुत डिमांड के बाद आज हम लोग 6 सेमेस्टर का जो है क्वांटिटी सर्विंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर आप सेकेंड ईयर का शुरू कर दिए हैं, इनका अभी नहीं। तो क्वांटिटी सर्विंग कुछ 2-3 लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाले थे। अब क्या है, ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, आप इसको अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी अच्छा है, लाइक कर दीजिए उसको, मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। लेकिन इसका कंप्लीट जो कोर्स है वो आपके एप्लीकेशन पर आएगा, और एप्लीकेशन का लिंक जिस एप्लीकेशन पर आएगा जहां से आप इसको कंप्लीट परचेज करके पढ़ सकते हैं, और फीस वगैरह सब मैंने पहले ही बता रखी है। और उसका नीचे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ढूंढिएगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। कुछ लोग अगर ये चाहते हैं कि सर मुझे पूरा फ्री में चाहिए, देखिए पूरा कोर्स तो फ्री में नहीं मिलेगा। कुछ लेक्चर्स एग्जाम टाइम, जब एग्जाम आएगा तो मैं ऐसा बना दूंगा जिससे आप एग्जाम पास कर जाएंगे। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं और ज्ञान लेना चाहते हैं, उतना महंगा है नहीं जितना आप खर्च कर देते हैं इधर उधर की चीजों में। तो चिंता मत करिए, मैं वैसे जो है निकम्मों के लिए भी वीडियो बनाता हूँ जिनको 1 नाइट फाइट करनी होगी। वो अभी तक मैं वो काम नहीं करता था, लेकिन हाँ एग्जाम टाइम में बना दूंगा कि एग्जाम आप पास कर जाएंगे, उतने 2-4-6 लेक्चर में वीडियोस बना दूंगा। लेकिन जो था, और उनको बाद में दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को दिक्कत होती है बाद में फिर कंपटीशन में, लेकिन एग्जाम वो पास कर जाएंगे। और अभी का वीडियो उनके लिए है, ये शुरुआत से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उनके लिए है, जो लोग थॉरली अपने सब्जेक्ट को कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं। तो आइए अब उस पर बात करते हैं कि इस आपका सिलेबस। अच्छा, दूसरी चीज फिर से वही मैं कहता हूँ कि बिना सिलेबस के मैं इधर उधर नहीं हिलने वाला हूँ। और जो लोग भी आपको सिलेबस से हट के अपना ज्ञान बहुत दे रहे हैं, तो समझिए कि वो दिक्कत है आपके लिए। आप पहले अपना कंप्लीट करिए, जो काम आपको दिया गया है आपके बीटी यूपी बोर्ड या जिस बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो काम आपको दिया है पहले वो काम कंप्लीट करिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलिए आज का देखिए, सिलेबस पूरा नहीं लिख रखा हूं, लेकिन आपका जो यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, इनके बारे में आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और थ्योरेटिकल पार्ट है, ज्यादातर पार्ट यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो है वो थ्योरेटिकल है। आई होप आपको दिख रहा होगा सब कुछ लिखा हुआ, और मैं आपको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आपको दिखाई अगर दे रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले क्वांटिटी सर्वेइंग क्या है, और इसका नाम पहले एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग था, तो क्या अंतर है दोनों में, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। और सिलेबस के एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिख सका है। अब आपको सिलेबस अपना बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है, तो चलिए भाई सिलेबस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आपके बीटी यूपी बोर्ड के सिलेबस का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, उसमें आप अपना पूरा सिलेबस डिटेल में चेक कर सकते हैं। और किताबों से आप मत मिलाया कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ किताबों में मिलाएंगे हो सकता है ना मिले। पिछली बार कई चीजें नई जुड़ी थी जो किताबों में नहीं थी, किताब लिखने वालों के पास नहीं थी, लेकिन अपडेट हुई वो किताबों में, बाद में अपडेट हुई उसमें, लेकिन हम पहले ही उसको पढ़ा रखे थे आपको। तो इसलिए क्योंकि मुझे सिलेबस से मतलब, मुझे ये नहीं मतलब कि मार्केट में कितने प्रकाशन की कितनी किताबें घूम रही हैं, उससे मतलब नहीं। मैं सिलेबस देखता हूँ और वो आपको पढ़ाता हूँ थॉरली। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके मुझे सोचना, ये मत सोचिएगा कि मुझे आता नहीं है इसलिए सिलेबस लिखता हूँ। इसलिए लिखता हूँ कि मैं डिसअपॉइंटेड ना हूँ, आपको अच्छे तरीके से जितना चाहिए उतना पढ़ा सकूँ। अब चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए सिलेबस में सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, यूनिट 1 जो आपकी है, आपका सिलेबस जो बुक का नाम है आपके, वो है क्वांटिटी सर्वेइंग। बुक जो आपकी है, जो सब्जेक्ट आपका है उसका नाम है क्वांटिटी सर्वेइंग। तो क्वांटिटी सर्वेइंग में आप लोगों का जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर आप कह सकते हैं, वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग। मतलब क्वांटिटी सर्वेइंग क्या है उसके बारे में थोड़ा परिचय, एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एंड इट्स इंपॉर्टेंस का मतलब कि इसकी महत्वता क्या है। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ड्यूटीज क्या है क्वांटिटी सर्वेयर का, एक क्वांटिटी सर्वेयर की क्या जिम्मेदारी होती है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट उसके बाद देखेंगे, और उसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा बात करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। और चलिए देखते हैं अब इसको कि क्या क्या है। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग का मतलब होता है कि क्वांटिटी सर्वेइंग क्या है। इस सब्जेक्ट का नाम पहले जो था ना, वो था एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ईसीवी नाम से इसको शॉर्ट में बोला जाता था, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन इसका पहले नाम हुआ करता था। अब इसको बोर्ड ने नाम बदल करके क्वांटिटी सर्वेइंग कर दिया है। इसमें क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, पूरा नाम इसका जो है वो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन इसका नाम, ठीक है ना।
अब इसमें हिसाब किताब समझिए कि क्या अंतर हो रहा है, क्या चीजों में डिफरेंसेस हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए क्वांटिटी शब्द का मतलब आप जानते हैं मात्रा होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्वांटिटी सर्वेइंग का मतलब, जब मैं आपको सेकेंड ईयर में हल्का फुल्का भी अगर सर्वे पढ़ाया होगा तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि सर्वेइंग का मतलब होता था, सर्वेइंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में हम जब सर्वे पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था सर्वे का मतलब होता है, ये एक सब्जेक्ट आपका था पहले, तो सर्वे का मतलब होता है, मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। सर्वे का मतलब मैंने यही बताया था, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये सर्वे आपने कहा अरे सर हम तो ऐसा कुछ नहीं किए थे। देखिए आप कुछ नहीं किए थे, आपने सर्वे फील्ड में जब आप गए तो आप चेन से, याद करिए सर्वे को जरा, चेन से आप लंबाई मापे थे और दूरियां मापे थे, एंगल मापे थे, उनकी मदद से एक मैप बनाए थे और वो मैप उस फील्ड के बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको दे रहा था, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आप किसी एक जगह का डेटा कलेक्ट कर रहे थे। देखिए सर्वे शब्द अपने आप में ऐसे भी सुना होगा कि सर्वे हुआ और ये पाया गया कि भारत की जनसंख्या इतनी है। सर्वे चल रहा है, जनगणना चल रही है, 2021 में जनगणना होने वाली थी और वो चल रही है कि जनगणना मतलब लोग कितने हैं इंडिया में। तो ये कैसे पता चलेगा, सर्वे करके ही तो पता चलेगा। तो असल में सर्वे में आपने क्या किया, आपने डेटा कलेक्ट किया। सर्वे इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब किसी भी टाइप के डेटा को कलेक्ट करना सर्वे होता है। बट इंजीनियरिंग सर्वे में हमने इंजीनियरिंग डेटा को कलेक्ट किया था और फिर उनको प्रोसेस करके एक मैप बनाया था या फिर ऑफिशियल वर्क करके उनसे कुछ रिजल्ट निकाले थे, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा वहां भी था, यहां भी सर्वेइंग ही है। वो सर्वेइंग था किस लिए, वो मैप बनाने के लिए था और ये क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए। किसी भी, अगर ये डीवी गुप्ता की किताब आती है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की, और ठीक हिंदी माध्यम के लिए भी और अंग्रेजी माध्यम के लिए बहुत बढ़िया किताब है। डीवी गुप्ता एशियन पब्लिकेशन ज्यादातर पब्लिश करता है। अगर आप उस किताब को देखेंगे तो उसकी पहली लाइन है, बड़ा ही शायराना अंदाज में लिखते हैं डीवी गुप्ता साहब। हर बार कोई भी किताब उठाते हैं तो मुझे लगता था बाई प्रोफेशन असल में है भले ही वो इंजीनियर, लेकिन अंदर शायर जिंदा है, हर किताब में शायरी करते फिरते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि इत्ता सा ईंट इत्ता सा सीमेंट मिला करके उसमें इत्ता सा बालू मिला करके मीनार तैयार कर दो। तो छात्र ने पूछा कि सर इत्ता सा क्या होता है, इत्ता सा, तो गुरुजी उसका जवाब देते हैं, उनके ही अंदाज में बता रहा हूं। तो जो उनके गुरुजी जवाब देते हैं कि देखिए इसी इत्ता सा को कैलकुलेट करना सीखते हैं हम लोग किस समय, एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन में या क्वांटिटी सर्वेइंग में हमें ये सीखना पड़ता है कि किसी भी बिल्डिंग को, मीनार को, सड़क को, नहर को, वाटर सप्लाई लाइन को या फिर सीवर सिस्टम को या फिर ड्रेनेज को, कहीं भी किसी भी टाइप का काम कराने के लिए कितना सा लगेगा। कितना सा मतलब कितना मटेरियल लगेगा, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ओनली, इट्स अबाउट द लेबर, मनी, मैनेजमेंट, मतलब तमाम बहुत सारी चीजें। असल में कंस्ट्रक्शन वर्क को जो पूरा करने का हिसाब किताब होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको अगर पूरा करना है तो मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए, मैं यहाँ पे एक सेकंड, कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जो रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में, मैं साइड में बताते चला जा रहा हूँ चीजों को, अभी सिलेबस पर मैं धीरे धीरे चलूंगा, समझते चलिए। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो कोई भी कंस्ट्रक्शन मतलब ये जितने नाम मैंने अभी लिए ना, वो सब कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं और उन सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा करने के लिए आपको जरूरत होती है, असल में आपको जरूरत होती है 5M की। अभी 5M क्या है, 5M का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए चाहिए मैन मतलब क्या होता है, मजदूर, मैन चाहिए, उसके साथ साथ मटेरियल चाहिए। 2M हुए, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, एंड द फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट। ये किसी काम को पूरा करने वाले लगने वाले 5M मिल करके किसी कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा कंप्लीट करते हैं और इन 5M का ही कैलकुलेशन, 5 का नहीं एक्चुअली द फर्स्ट 4, ये पहले जो 4 है ना, इन चारों का हम लोग पता लगाते हैं किसमें, कि कितने आदमी लगेंगे, कितना मटेरियल, कितना मनी और कौन कौन सी मशीनरी कितने दिनों के लिए चाहिए। ये सारी चीजों का आकलन हम लोग किसमें कर लेते हैं,
ये आपकी क्वांटिटी सर्विंग। मतलब हम लोग असल में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना लगेगा, कितना लगेगा, चाहे वो आदमी कितने लगेंगे, चाहे मटेरियल कितना लगेगा, चाहे पैसा कितना लगेगा, मशीनरी। और मैनेजमेंट क्या होता है, कोई भी काम जैसे सोचे थे उसी तरीके से सुचारू रूप से हो, इसके लिए एक आदमी चाहिए होता है या एक टीम चाहिए होती है मैनेजमेंट की, जो उस काम को सुचारू रूप से क्या करती है, चलाती है। ठीक है, तो अभी आपने इसमें क्या सीखा कि हमें क्वांटिटी काम का जो क्वांटिटी सर्विंग है वो क्या है, क्वांटिटी सर्विंग इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी बेस्ड ऑन कलेक्टेड डेटा। मतलब कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी बेस्ड ऑन कलेक्टेड डेटा का मतलब कोई चीज आपने मेजरमेंट वगैरह लेंगे, अभी सीखेंगे कि क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे किया था, वो अलग की चीज है। लेकिन क्वांटिटी सर्विंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच मटेरियल मनी मशीनरी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क इज कॉल्ड क्वांटिटी सर्विंग। ये आपका सिंपली बात हुआ। इसका जो नोट्स है, जो लोग कोर्स परचेज करेंगे, कुछ लोग डायरेक्ट केवल नोट्स चाहते हैं, सर हमको कोर्स परचेज नहीं करना है, तो वो लोग नोट्स खरीद सकते हैं। कैसे नोट्स खरीद सकते हैं, आपको नोट्स खरीदने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, इसलिए ताकि आपको पता चलती रहे कौन कौन सी नोट्स बन चुकी है, कौन कौन सी नहीं बनी है, सबका टेलीग्राम में न्यूज जाता रहता है। और जो खरीदना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें नोट्स के लिए। जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाएं, उनको कोर्स के साथ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब आगे देखिए। आइए, सारा जो मैं बोल रहा हूँ सब हिंदी भाषा में, नोट्स में हिंदी भाषा में लिखा गया है। इंग्लिश वाले नोट्स बनेंगे तो इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, हिंदी वाले बने हैं तो हिंदी वाले में अवेलेबल ऑलरेडी है, तो आप देख सकते हैं। अब आगे कहना कि इट्स इंपॉर्टेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी सर्विंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्विंग, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि क्वांटिटी सर्विंग क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, इसमें भी कुछ पूछने की बात है कि भाई क्वांटिटी सर्विंग इज इंपॉर्टेंट काहे कि हमारे पास 4 लाख रुपया हो गया, हम कूदने लगे 5 लाख रुपया होगा कि हम घर बनवा लेंगे। अब पता चले खाली फाउंडेशन खोदने में 4 लाख चला गया, तो इसका आइडिया लगाना जरूरी है। किसी काम को शुरू करने बीच में फंसा दें, काम को शुरू करने से पहले उसमें आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या क्या लगेगा और कितना लगेगा, ताकि हम उसके लिए क्या रहें, तैयार रहें। बात समझ में आ रही है, तो हम तैयार रहें उस काम को कर लेने के लिए। इसके लिए हमें उसका पूर्वानुमान होना चाहिए। पूर्वानुमान का मतलब हमें पहले से उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उस काम को बेहतर तरीके से कर पाए। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इंपॉर्टेंस में कुछ लिखने जैसा नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंस क्या है ये समझना बिल्कुल ही जरूरी है। ठीक है ना, अब आगे देखिए क्या है। आगे कह रहा है कि ड्यूटीज ऑफ अ क्वांटिटी, ये दोनों केवल पहले चैप्टर के पॉइंट है, दूसरे चैप्टर में यहाँ से शुरू होगा। ये इसके बारे में बातें, टेक्निकल बातें शुरू हो जाएंगी, अभी तक केवल थ्योरेटिकल बात। दूसरा कह रहा है ड्यूटीज ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर, किसी क्वांटिटी सर्वेयर की ड्यूटी क्या है। ठीक है ना, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, तीसरे चैप्टर से पता चलेगा, हालत खराब कर देता है। इस बुक का इंपॉर्टेंस बता दूं कि अगर आप जेई बनेंगे, मतलब डिप्लोमा करके अगर आप जेई बनेंगे, तो आपको डिजाइन वगैरह नहीं सिखाया जाएगा, ना तो आपको डिजाइन करना आपके लिए आप ऑथराइज्ड है। असल में आपको जो करना होता है, जो सीखना होता है ना, वो यही है। यही वो काम है जो प्रत्यक्ष रूप से जेई के हाथ में होता है, और जेई ही करता है इस काम को। और ये अगर आता रहेगा ना, तो बंधु आप कभी खाली नहीं बैठेंगे, मतलब काम आपको मिल जाएगा। ये असल में सर्वे और एस्टिमेट दो चीज सीखने वाली चीजें हैं, जेई लोगों को आना चाहिए। क्योंकि बाकी काम तो ऊपर से हो जाते हैं, बाकी काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स करेंगे, लेकिन जो असल में एस्टिमेटर यानी क्वांटिटी सर्वेइंग का काम है और सर्वेइंग का काम है, ये बेसिक लेवल पर जेई लोगों को ही करना होता है। इसलिए आपको समझ में आ जाए कि ये सब्जेक्ट आपको क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना। बात समझ में आ रही है। अब हमने देखा किसके बारे में कि ड्यूटीज क्या है, तो आपको वही ड्यूटीज का मतलब क्या कर्तव्य है क्वांटिटी सर्वेयर के। कर्तव्य यही है कि उस एक तो वो एबल होना चाहिए, उसका कर्तव्य नहीं है, पहले उसकी जो कहते हैं कि उसकी स्पेशलाइजेशन, वो एबल हो, वो मेजरमेंट लेने के लिए काबिल हो, और उसके बाद अपनी ड्यूटीज का मतलब देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। बिना किसी घाल मेल के क्वांटिटी को सही तरीके से मेजरमेंट बुक में भरना और एस्टिमेट का सही एब्स्ट्रैक्ट करना उसकी मेन ड्यूटी है। ठीक है ना, एक क्वांटिटी सर्वेयर जो होता है वही कैलकुलेट करके बनाता है एमबी, और उसी पर बिल पास होता है। तो जितना भी झोल झाल होता है ना, एक चीज और जान लीजिए, इसको जान के ही आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ झोल झाल हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है।
असल में झोल झाल जो होता है ना, झोल झाल का मतलब आप समझिए, मैं स्पष्ट शब्दों में नहीं बोल सकता हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर इसका ज्ञान आपको नहीं है तो आपको सैलरी हर महीने मिलेगी 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, बस। इसका ज्ञान है तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, इसका ज्ञान है तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे तो उसकी ड्यूटीज क्या है। तो देखिए मेरा कहने का ये अर्थ था कि जो चीजें बहुत आगे बढ़ेंगे मतलब अच्छा ज्ञान होगा, आगे जाएंगे, पढ़ना लिखना अच्छी बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर इसको आप आइडिया लगा लेते हैं इस पूरे सब्जेक्ट को, तो आपको आइडिया लग जाता है कि कहाँ कहाँ क्या चीजें किस तरीके से की जाती हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीजों का आइडिया। और आपके कर्तव्य है कि आप सही तरीके से एस्टिमेट बनाइए, सही तरीके से उसको पास कराइए और सही तरीके से बिल पास कराइए और सरकार का भला करिए। यही इसका मतलब मेन आपकी ड्यूटी है और आपको करना चाहिए इसको, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका दूसरा चैप्टर, ये आपका पहला चैप्टर यहाँ से बस इतनी सी थ्योरेटिकल बात आपको आइडिया देना था इसके बारे में, वो बता दिएगा। दूसरा चैप्टर आपको कार्य करेगा, इतनी जल्दी से चैप्टर नहीं खत्म हो रहा है, असल में ये केवल इंट्रोडक्शन नाम का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन था। दूसरा चैप्टर करेगा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। असल में एस्टिमेट कहाँ से आ गया, क्वांटिटी सर्वेइंग का है, यानी क्वांटिटी कैलकुलेशन का। एस्टिमेट का मतलब होता है प्राक्कलन, यानी अनुमानित अनुमान लगाना चीजों का। प्राक्कलन मतलब चीजों का अनुमान लगाना कि एस्टिमेट कितना है, तो लगभग वो बात वही है। क्वांटिटी सर्वेइंग और एस्टिमेट में हल्का सा ये अंतर है कि एस्टिमेट हर चीज के बारे में बात करता है, मतलब हर चीज का अनुमान लगाने के, समय का भी, काम पूरा होने में इतने आदमी, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मैनेजमेंट होगा, इतना आदमी लगेंगे, इतना मटेरियल, समय कितना लगेगा काम खत्म होने में। तो क्वांटिटी सर्वेइंग समय से डील नहीं करता है, क्वांटिटी सर्वेइंग केवल मात्राओं से डील करता है, उसके मैनेजमेंट और समय से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एस्टिमेट की जब हम बात करते हैं तो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क और प्रोजेक्ट, वो भी बात करता है कौन, एस्टिमेट। तो हम लोगों को टाइम से रिलेटेड ज्यादा बातें नहीं करनी थी। एस्टिमेट एक बड़ा वर्ड है, क्वांटिटी सर्वेइंग छोटी बात है, मतलब क्वांटिटी का कैलकुलेशन। एस्टिमेट का मतलब होता है हर एक चीज का कैलकुलेशन, हर एक चीज के बारे में बात करना, तब वो आता है क्या आपका क्वांटिटी सर्वेइंग। बात समझना, एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन थोड़ा सा बृहद हो जाता है, इसलिए डिप्लोमा लेवल पर उसको सिकोड़ करके कम करके क्या कर दिया गया, क्वांटिटी सर्वेइंग। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ, हाँ सिलेबस का नाम ढंग से रखा गया। असल में पहले ही हम लोग एस्टिमेशन नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे क्वांटिटी सर्वेइंग, नाम दिया रहता था एस्टिमेशन का। तो अभी क्या है, नाम सही कर दिया गया है, क्वांटिटी सर्वेइंग कर दिया गया है। एस्टिमेशन बहुत बड़ा वर्ड है, जिसको समझना और उसको लेके चलना थोड़ा सा उसका नाम का अवहेलना करते थे हम लोग, तो अब क्वांटिटी सर्वेइंग बढ़िया है। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स माने अब वही एस्टिमेट की बात करता है, जिसमें बात करता है प्लिंथ एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। दूसरा, दो ही बेसिक टाइप होते हैं, एक एस्टिमेट का टाइप है प्रिलिमिनरी और दूसरा होता है आपका डिटेल। यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रहे, किसी भी काम जैसे घर मकान में कितना सामान कितना पैसा लगेगा, उसको जानने के लिए आपको पहला तरीका है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करना, मतलब प्रारंभिक उसका कर लेना एस्टिमेट, क्योंकि एस्टिमेट बनवाने में भी पैसा लगता है। कहेंगे अच्छा हमारा काम करवाना है, कितना एस्टिमेट लगेगा, तो ठेकेदार है कहेगा पहले एस्टिमेट बनाएंगे, उसका पैसा लगेगा, कुछ दिन लगता है, एस्टिमेट बनाने में समय लगता है, उसका पैसा लगेगा, फिर आप देखिएगा कि उसका उतना बजट है कि नहीं तो बनवाइएगा। अच्छा तो कहेंगे कि ऐसा है, कुछ आइडिया तो बताओगे हल्का फुल्का, एकदम मैं तुमको पहले एस्टिमेट बनवाया हूं डिटेल में, तो पहले डिटेल एस्टिमेट मत बनवाइए, पहले आप क्या कर लीजिए प्रिलिमिनरी, या इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है रफ कॉस्ट एस्टिमेट। इसका दूसरा नाम क्या है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट। इसका दूसरा नाम है रफ कॉस्ट एस्टिमेट। रफ कॉस्ट एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, मतलब रफ का मतलब समझिएगा, रफ मतलब मोटा मोटा, रफली। तो रफ कॉस्ट एस्टिमेट का मतलब होता है क्या, कि आपको आइडिया लगाने के लिए जो एस्टिमेट, जैसे ठेकेदार को आइडिया पहले से रहता है कि ये काम किए थे इतना पैसा लगा था, तो उनका इतना काम है तो इतना पैसा लगेगा, वो आइडिया लगाता है। तो ऐसे एस्टिमेट को रफ कॉस्ट एस्टिमेट कहते हैं, जबकि दूसरा जो एस्टिमेट होता है वो डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट पर। और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट से मतलब क्या मतलब आप समझते हैं। तो इसमें असल में होते हैं तीन टाइप के, आपके सिलेबस में इन्हीं दोनों का नाम लिखा है, लेकिन होते हैं असल में तीन टाइप का। वो तीसरा टाइप क्या है मैं पहले ही नंबर पे उसको रख रहा हूँ,
तीसरा टाइप होता है यूनिट रेट एस्टिमेट। यूनिट रेट एस्टिमेट, यूनिट रेट एस्टिमेट, ठीक है ना। आपको ध्यान समझना है कि तीसरे टाइप का नाम आप क्यों बताए हैं, जब दो ही है तो इसलिए बताए हैं क्योंकि होता है, जान लीजिए, इन दोनों को तो जानेंगे, इसको भी जान लीजिए, और कुछ है नहीं, बस नाम बहुत आसान है सर। देखिएगा, एक बल्ब एक जगह पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम आया कि एक जगह पर कुछ कमरे हैं, आपको उसमें एक बल्ब और एक पंखा लगना है, और हॉस्टल है एक बहुत बड़ा सा, तो बताइए कितना पैसा टोटल लगेगा। एक पंखे का दाम जो है वो बता दिया 1000 रुपए, एक बल्ब का दाम जो बता दिया वो 100 रुपए, और बताइए कि ऐसे जो है 200 कमरे हैं उस हॉस्टल में, तो बताइए टोटल कितना पैसा लगेगा। तो आप कहेंगे यार एक पंखा और एक बल्ब मतलब एक रूम में 1100 रुपए का खर्च लग रहा है। आपको बोला गया कि एक रूम में 1100 रुपए का खर्च लग रहा है, 1000 रुपए पंखा 100, तो एक रूम का 1100 200 से गुणा कर दें। तो मतलब यूनिट का रेट पता था आपको यूनिट का रेट पता था, यूनिट का पता था, और आपने टोटल नंबर ऑफ मतलब रूम से मल्टीप्लाई कर दिया। एक रूम में 1100 रुपए का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ और ऐसे 200 कमरे हैं, तो टोटल कॉस्ट आपको पता चल गई और एस्टिमेट तुरंत हो गया। बहुत बड़ा काम करवा दिए। क्या करें, रफली ये एग्जाम्पल था आपके लिए, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। जो जैसे यूनिट रेट का मतलब होता है खिड़की में कांच लगवाना है, तो कांच ना काटने वटने में ना वेस्ट होता है, तो वो पूरी सीट एक साथ लगती है, कितने बाई कितने का कांच चाहिए, तो वो यूनिट से, जैसे बस वगैरह या कार वगैरह के कांच जो आते हैं उनमें साइड से नहीं लिया जाता है, एक कांच, दो कांच, तीन कांच, चाहे बड़ा हो हल्का सा चाहे छोटा हो, रेट एक ही लगेगा, क्योंकि टूटने के बाद वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूनिट रेट का मतलब होता है किसी यूनिट का रेट पता हो, यूनिट मतलब इकाई का, यूनिट का रेट पता हो और आपको पूरे का रेट बताना हो, तो यूनिट रेट एस्टिमेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा एस्टिमेट होता है आपका प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट होता है, या प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इसको कहते हैं। प्लिंथ एरिया का मतलब होता है अगर कोई घर मकान का एस्टिमेट आपको बनाना है और उसका स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में आपको एरिया पता है, जैसे फलाने थे उनका घर बना, जब भी ये एस्टिमेट बनता है ना प्रिलिमिनरी वाला, ये मैं मिटा रहा हूँ जो रिक्वायरमेंट ऑफ 5M वाला है मैंने बता दिया है, ठीक है ना। आपको कुछ लोग कहते हैं सर स्क्रीनशॉट, एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट भी अलाउ नहीं होगा, वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करके आप लोग जो है इधर उधर कर देते हैं, इस वजह से एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है। आप चाहें तो रुक रुक करके वीडियो को नोट्स को बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी माध्यम वाले लोग मन में गाली देते हैं तो बंधु क्या करूं, हिंदी लिखूंगा आप ही को इरिटेशन होती, देर होता है मुझे लिखने में, इंग्लिश वाला आसानी से लिखा जाता है मुझसे, लेकिन खाली एक मन का वहम है कि सर हिंदी और इंग्लिश 4 लेक्चर सुनेंगे, चौथे लेक्चर में जाते जाते सब अंग्रेजी हिंदी हवा हो जाता है, और लिखते समय आप अच्छे अच्छे वर्ड सीखेंगे। क्योंकि देखिए आप केवल डिप्लोमा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं वीडियो को, आपका भविष्य बेहतर हो इसके लिए, और भविष्य में ना हिंदी वाले नाम एक भी काम नहीं आएंगे, जितना भी रिपोर्ट बनेगा, जितनी भी चीजें बनेंगी इंग्लिश में बनेंगी, अब क्या करेंगे बताइए। तो इसलिए सीखिए पहले चीजों को, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे थे कि प्लेन्थ एरिया, जैसे एक जन का घर बना, कितने में बना, 100 स्क्वायर मीटर में, वैसे काम स्क्वायर फीट में होता है लेकिन एस्टिमेट अभी भी स्क्वायर मीटर या एमकेएस में बनता है, ऐसा ही 100 स्क्वायर मीटर में घर बना और उनका 10 लाख रुपया जो है वो लग गया घर बनवाने में, 10 लाख रुपया। तो आपने कहा अच्छा 100 स्क्वायर मीटर घर में 10 लाख रुपया लगा, यानी जो घर बनाने की लगभग कॉस्ट है वो रेट आपने कैसे कैलकुलेट किया, रेट 10 लाख, 10 लाख, और उसके बाद आपने 100 से डिवाइड किया, यानी आप लिखे यहाँ पर क्या, जब यहां से कैंसिल करेंगे तो 10,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का खर्च आ गया। आपने कैलकुलेट कर लिया 10,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का खर्च आ रहा है, और आपका जो नया घर बनना था वो 200 स्क्वायर मीटर में, चलिए 125 स्क्वायर मीटर में बनना था। तो आप कहेंगे अच्छा एक स्क्वायर मीटर का लगभग खर्च इतना है, तो 125 में लगभग वही खर्च आएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया काम एस्टिमेट करना, इसलिए आसान हुआ कि आप अभी ये नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये बता रहे हैं अभी चीजों को कैसे गड़बड़ होती है चीजें। अरे वैसा ही घर बनवाएंगे, हो सकता है आप अपने घर में कुछ अच्छी व्यवस्थाएं करवा रहे हो,
घर नहीं देखे, किसी का बड़ा होता है बेकार लगता है, छोटा सा भी बढ़िया लगता है। तो यानी कॉस्ट अलग अलग है दोनों की, दोनों में पैसे में अंतर है, दोनों में कामों में अंतर है। तो ये तो मोटा मोटा आइडिया लगाने के लिए ना है कि जरूरी है कि इतना पैसा लगे। तो ये रफ कॉस्ट एस्टिमेट है, ये डिटेलिंग नहीं हो रही है। बस किसी सिमिलर बिल्डिंग से या सिमिलर प्रोजेक्ट से अपने प्रोजेक्ट का, सिमिलर मतलब क्या होता है, जैसा हमको बनवाना है लगभग घर अगर उनका वैसा ही हो तो कंपेयर करके हम चीजों को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कंपेयर करके जल्दी से एस्टिमेट को हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लिंथ एरिया। अब प्लिंथ एरिया होता क्या है इसका आइडिया आपको ऑलरेडी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। प्लिंथ एरिया का मतलब होता है बिल्डिंग जितने एरिया पे बनती है उसको प्लिंथ एरिया कहते हैं। अब प्लिंथ एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, सर्विस एरिया क्या होता है, सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, ये सब भी मैं बताऊंगा। ये सब भी एरिया टाइप मैं थोड़ा सा एक दिन बता दूंगा इसी एस्टिमेट की क्लास में। हालांकि ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ा जाना चाहिए था, आप हो सकता है आपको कई लोगों को पता भी हो ये सब एरिया के जो मैं नाम दे रहा हूँ क्या क्या है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो फिलहाल ये जान लीजिए घर जब बनाते हैं लोग तो कुछ ऊंचाई से उठाते हैं, कुर्सी जिसको बोलते हैं कुर्सी तल, उसको प्लिंथ लेवल बोलते हैं। तो अगर प्लिंथ लेवल पे ही मकान बनते हैं, बिल्टअप एरिया होता है उसमें कोर्टोराइड को हटा देंगे तो जो आपका प्लिंथ एरिया है। तो पर स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया का रेट 10,000 आपने निकाला और फिर अपने वाले से मल्टीप्लाई करके उसको बताया कि आपने 125 स्क्वायर मीटर का कितना होगा, 10,000 से इसमें गुणा कर लेंगे। तो आप इसके आगे 4 जीरो लगा लीजिए, तो यानी 12,50,000 रुपए जो है लग जाएगा आपको अपना घर बनवाने में। और ये आपने रफली कैलकुलेट किया है, ये डिटेलिंग नहीं किया आपने, ये आपने रफली कैलकुलेट किया है। तो आपको समझ में आ गया कि प्लिंथ एरिया क्या है। अच्छा ये भी तो हो सकता था कि आप जिस घर को बनाए हैं उस ये क्या, अच्छा ये बताइए, ये सही था कि उनके घर में 1 लाख लगा है, वो घर बनवाए हैं 10 लाख, तो हम भी बनवाएंगे तो 10 लाख लगेगा, ये एकदम गलत है। लेकिन आइडिया तो लग जाएगा। कैसे आइडिया लगेगा, अगर सिमिलर हो लगभग जो है, ध्यान समझिएगा इस चीज को, लगभग उनका भी वही एरिया है उतना ही मेरा है, तो लगभग जितना कॉस्ट उनका आया उतना ही कॉस्ट मेरा आएगा। ये तो यूनिट रेट भी हो गया, एरिया का हम काम है कि नहीं किए, हम सीधे एक घर का इतना तो 3 घर का इतना, मतलब खाली घर, यानी बड़ा ही रफली। मतलब अगर रफली में भी देखें तो ये वाला सबसे रफ है, मतलब सबसे रफ। दूसरा वाले में हमने एरिया को कंसीडर किया कि नहीं हमारे वाले का एरिया अलग है, उनके वाले का एरिया तो उनके एरिया का इतना। तीसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई बात ही नहीं किया, खाली यूनिट टू यूनिट ले लिया। दूसरे वाले में हमने एरिया, उसी घर का एरिया लिखा, उनके का एरिया और अपने के एरिया का कंपेयर करके बताया। तीसरे में अगर ऐसा हो कि अगला घर बनवाया है ऐसे, तो वो अपने घर की हाइट हो सकती, भले ही उसका एरिया 100 स्क्वायर मीटर है, उसका एरिया 100 स्क्वायर मीटर है, हम अपना घर बनवा रहे हैं 100 ही पे, लेकिन अगर हम अपने वाले की हाइट क्या करें, ज्यादा रखते हैं, मतलब हो सकता है एक घर छोटा हो और एक की हाइट ज्यादा, एरिया दोनों का सेम हो, तो कहेंगे उसका भी 100 स्क्वायर मीटर, हमारा भी 100, दोनों का सेम होगा रेट। अरे हाइट जो ज्यादा रखा है उसका मटेरियल ज्यादा लगेगा ना। तो इसका अर्थ है कि आपको असल में हाइट, यूनिट वाला सबसे बेकार हुआ, प्लिंथ वाला थोड़ा सही है लेकिन उसमें हाइट नहीं किया गया। तो इसलिए क्यों ना प्लिंथ एरिया को, जैसे इनका प्लिंथ एरिया 100 और हाइट थी कितनी 3, मान लीजिए 3 मीटर की हाइट है, तो 100 और 3 से गुणा किए 300 क्यूबिक मीटर, 100 स्क्वायर मीटर गुणा 3, 300 क्यूबिक मीटर उनका घर बना हुआ है। हमारा जो है वो 4 मीटर हाइट है और यहाँ से यहाँ तक ये जो है 4 मीटर बहुत ज्यादा हाइट हुई, इतना रखा नहीं जाता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 मीटर सही है, 3 से 3.5 मीटर अच्छा हाइट है, ठीक है। 100 इनका भी है लेकिन 100 400 हो गया, यानी क्यूबिकल कंटेंट क्यूब मिले गए, एरिया से क्यूब मिले गए यानी घन मिले गए। यानी आप समझ रहे हैं, हम अगर इसके 400 इसके 300 का घन से निकालें अगर, तो हम ज्यादा एक्यूरेट बता कि इनका 300 घन हुआ है यानी 300 क्यूबिक कंटेंट है इनका, हमारा 400 है। तो देखिए अभी तक दोनों सेम थे क्योंकि दोनों का प्लिंथ एरिया सेम था, लेकिन जैसे ही हमने हाइट को कंसीडर किया तो हमारा ज्यादा हो गया, इनका क्यूबिक कंटेंट 100 और 300 हुआ, हमारा 400 हुआ, इसलिए हमारे का रेट ज्यादा होगा। कितना होगा तो क्यूबिक कंटेंट निकाल लीजिए, इनका अगर जो 10 लाख लगा है ना उसमें 100 से भाग दे रहे थे, नहीं इसमें 300 से भाग दीजिए तो क्यूबिक कंटेंट आएगा, जो आएगा वो पर क्यूबिक कंटेंट है, तो उसको 400 से गुणा करिए तब पता चलेगा कि हमारे वाले का एक्चुअल रेट कितना है।
इसको रोक के सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। यानी अच्छी बात यह है कि इन तीनों में तीनों ही रफ हैं, लेकिन देखा जाए तो एक्यूरेसी क्या हो रही है, ऐसे बढ़ रही है नीचे की तरफ। अभी तो खाली बात बंधु रफ वाले पे हो रही है, यानी प्लिंथ एरिया एस्टिमेट पे हो रही है। बात समझ में आ रही है? यानी आपको ये समझ में आया कि रफली भी काम करना है तो रफली में भी 3 तरीके हो गए। पहला यूनिट रेट है जो कि बहुत ही रफ है, दूसरा प्लिंथ एरिया है जो थोड़ा सुधरा, और सबसे ज्यादा सुधर गया कौन, बताइए सबसे ज्यादा कौन सुधरा? तो ये जो एरो आपका है, ये जो एरो आपका दिख रहा है नीचे की तरफ, ये एरो जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, ये एक्यूरेसी, बढ़ती हुई एक्यूरेसी को दिखा रहा है। तो आई होप आपको चीजें यहां तक की समझ में आ गई होंगी, यहां से यहां तक की चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो क्यों ना इसको मिटा दिया जाए, अगर आप इसको समझ चुके हैं तो क्यों ना ऊपर की चीजों को मिटा दिया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं पॉज करके वीडियो को कुछ नोट करना चाहें कर लीजिए, नोट्स अपने से बनाए हुए नोट सबसे बेटर है। तो अपने से जो लोग चाहते हैं तो रोक के बना ले, ठीक है ना। और बाकी लोगों के लिए भाई नोट्स होगा जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिलिमिनरी तक कर दिए हैं, एक तरीका ये था एस्टिमेट का, अब दूसरे तरीके पे हम लोग बात करेंगे विच इज डिटेल्ड एस्टिमेट। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, अब देखिए जरा, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो एस्टिमेट का टाइप है, डिटेल्ड एस्टिमेट। जब भी आपको किसी दूसरे से अपना कंपेयर नहीं करना है, वो तो वैसे भी नहीं करना है, ये तो बहुत लोग सिखाएं कि अपना कंपेयर दूसरों से मत करो। हम फिलहाल घर की बात करते हैं, अपना नहीं। अपने घर का कंपेयर दूसरे के घर से कंपेयर से नहीं करना है कि उनका कितने, हमको अपना देखना है। जैसे हमारे में कितना दरवाजा, कितना खिड़की, कितना क्या चीज, कितनी कितनी ईंट, सबको डिटेल में लिखना। 20,000 ईंटें लगी हैं, 1,000 ईंट का दाम 6,000 रुपया है, तो 20,000 ईंटों का दाम निकालिए, रखिए उसको। इसी तरह इतना सीमेंट, इतना गिट्टी, इतना बालू, पूरे घर में जितना जितना जो जो सामान लगा है सबको लिखना, और सबको अलग अलग उनके रेट से मल्टीप्लाई करके फाइनली उनका एस्टिमेट बनाना, वो कहलाता है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट का मतलब होता है कि एवरी सिंगल आइटम, मतलब जो जो काम घर के अंदर हुआ है, जैसे कंक्रीटिंग हुई है, ब्रिक वर्क हुआ है, अर्थ वर्क हुआ है, इन सारे चीजों का डिटेल में निकालना। और कैसे निकलेगा, कहेंगे सर ऐसे कैसे पता चल जाएगा लगने से पहले? ड्राइंग बनेगी पहले ना, घर का पहले ड्राइंग बनेगा। उस ड्राइंग की मदद से हम लोग देखेंगे, अच्छा ये वॉल है, इतना मोटा दीवार बनना है, इतना इसमें ये, तो ड्राइंग की मदद से ये पता लगा लेते हैं हम लोग। यही तो करना है अभी न्यूमेरिकल में, यही करना है। जब इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो हम लोग यही करेंगे। ड्राइंग की मदद से हम लोग ये पता लगा लेंगे कि किसमें कितना सामान लगेगा, और फिर उस सामान को क्या करेंगे हम लोग, उसका रेट पता करेंगे मार्केट में कितना है, और फिर उस रेट से मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि इसका टोटल कॉस्ट मतलब लागत कितनी लगेगी इसमें, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि असल में डिटेल्ड एस्टिमेट क्या है। डिटेल्ड एस्टिमेट में वी हैव टू टेक द आइटम्स इंडिविजुअली, मतलब हमें एक एक आइटम को अकेले से डील करना पड़ेगा। ये प्लिंथ एरिया वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो डिटेल्ड एस्टिमेट भी कई टाइप के होते हैं। एक तो देखिए डिटेल्ड एस्टिमेट में टाइप का मतलब एकदम नया है, डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ अ न्यू वर्क। न्यू वर्क का मतलब क्या होता है, कोई नया घर बनाया जाना है, उसका डिटेल्ड एस्टिमेट आपने बनाया, तो आपको समझ में कि एकदम नया घर बनना था, उसकी ड्राइंग आपके पास आई, सर ये घर बनाया जाना है, जरा ड्राइंग देखिए तो बताइए इसमें क्या क्या चीजें कितनी लगेंगी। पहले तो रफली बताइए कितना लगेगा, तो फिर हाथ लगा के फिर बताएं कि डिटेल एस्टिमेट बनाइए। एस्टिमेट जो डिपेंड करता है ना कि कितना पैसा लगेगा, वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। अभी बताएंगे कि डेटा क्या रिक्वायर्ड है, उन सब के बारे में हम लोग बात अभी करेंगे। तो अभी हम लोगों ने बात किया क्या इस पर, क्या कि डिटेल्ड एस्टिमेट जो हो सकता है वो किसी नए काम का हो सकता है, मतलब बिल्कुल नया काम हो। दूसरा रिवाइज्ड एस्टिमेट हो सकता है। अब ये रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है, ये इसके बारे में समझिएगा। रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है, रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है, ठीक है ना। रिवाइज जिसका नाम ही है रिवाइज, तो वो रिवाइज वाला ही कुछ काम होगा। यानी अगर कहीं का आपने एस्टिमेट बना दिया, मतलब किसी ने आपको बोला था कि एस्टिमेट बनाइए और एस्टिमेट आपने बना दिया,
और अगले का बजट जो है अभी गड़बड़ है और वो काम को, या फिर किसी और कारण से कोई विवाद हुआ, कुछ बात हुई, काम रुक गया, साल भर बाद वो बोला कि अब काम शुरू किया जाए, और तब तक सारे आइटम का रेट या ज्यादातर आइटम का रेट बढ़ गया है या घट गया है, चेंज आया है कुछ ना कुछ। आपने एस्टिमेट बनाया 20 लाख का, अब रेट बढ़ के 20 लाख का एस्टिमेट था 22 लाख रुपए, अब मतलब चांस है कि चीजों का रेट क्या हुआ है, बढ़ चुका है, तो क्या एस्टिमेट फिर से नहीं बनाना पड़ेगा? तो जो अगेन एस्टिमेट बनाया जाता है उसको रिवाइज्ड एस्टिमेट कहते हैं। रिवाइज्ड का मतलब होता है पुनः, पुनः मतलब अगेन, रिवाइज करके बनाइए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट कब बनाया जाता है, ये नहीं कि थोड़ा सा बढ़ गया लगे बनाने, अरे सर 6,000 रुपए ईंटा था जो है अब 6100 रुपए हो गया। अरे भैया, अगर सभी चीजों के दाम 5% या उससे ज्यादा 5% और मोर, सभी चीजों के लिए मतलब हर चीजों का अगर दाम इतना वेरी कर गया है तो आपको रिवाइज एस्टिमेट बनाने की जरूरत है, ये रिकमेंडेशन। या फिर किसी एक ही चीज का 10%, 5% और मोर ऑफ टोटल आइटम्स और 10% ऑफ, 10% मतलब इंडिविजुअल आइटम। इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई एक ही चीज का दाम अचानक बढ़ गया। बीच में देखिए बालू का दाम बहुत तेजी से बढ़ गया था, 4,000 5,000 रुपए चल रहा था, अचानक बढ़ के 12-13,000 रुपए। जब उसके माइनिंग पर रोक लगा था तो 12-13,000 रुपए बालू का रेट बढ़ गया था। तो अचानक किसी चीज के दाम में बहुत ज्यादा तेजी बढ़ जाए, मतलब एक ही चीज, बाकी सब चीजें नॉर्मल है, अपने ही रेट पे है, लेकिन किसी एक चीज का बढ़े तो बस एक ही चीज का हल्का फुल्का बढ़ गया, 5% बढ़ गया तो पूरा बदले एक ही चीज का नहीं। जब सब मिलके बढ़ते हैं तो 5% बढ़ जाए तब भी दिक्कत है, और अगर कोई एक बढ़ा है तो उसमें अगर 10% तक का ही अगर चेंज आए, 10% तक तब लेते हैं। मतलब अगर टोटल में 5% का चेंज आया तब भी रिवाइज करिए, और अगर किसी एक में 10% तक का चेंज आया है तब आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को। बात समझ आ रही ना? यानी रिवाइज एस्टिमेट कब बनाया जाता है उसकी ये दोनों शर्तें आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तीसरा कह रहा है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है? जिसका नाम ही है सप्लीमेंट, मतलब ये अलग। सप्लीमेंट शब्द का मतलब होता है जनरली समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा। खाना खा रहे हैं लेकिन बॉडी नहीं बन रही है, यू नीड सप्लीमेंट, समथिंग दैट इज नॉट एडेड इन योर फूड और विच इज नॉट इन प्रोविजन बिफोर। तो अगर कोई चीज के बारे में पहले से बात नहीं की गई है, मतलब एस्टिमेट बनाया गया, उसमें घर में आपको 2 बाथरूम आपने नीचे बनवा रखे थे और आपको लगा, एस्टिमेट हो गया सब कुछ, मतलब काम शुरू, आपको लगा कि आई नीड टू ऐड समथिंग मोर, मतलब कोई एक आइटम अलग से उसमें जोड़ना है या कोई एक अलग से चीज जोड़नी है, ऐड करनी है, जिसके बारे में पहले से कोई बात नहीं की गई थी। तो ऐसी चीज जिसका पहले से कोई बात ना किया गया हो, बाद में उसको ले जाके ऐड किया जाए सप्लीमेंट के तौर पे, तो ऐसे उस चीज का जो एस्टिमेट बनाया जाता है उसको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहते हैं। उस आइटम का जो एस्टिमेट बनाया जाता है उसको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है आपको समझ में आया? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है? जिसका प्रोविजन पहले नहीं था, बाद में प्रोविजन हुआ, उसके प्रोविजन को बनाना कहलाता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। समझ में आ गई, चीजें क्लियर है? तो आप इस टाइप से। अब एक आता है मेंटेनेंस और रिपेयर एस्टिमेट। देखिए नया काम को रिवाइज किया गया है तो रिवाइज्ड, कोई नया चीज ऐड कर दिया गया बाद में ले जाके सप्लीमेंट्री। मेंटेनेंस मतलब होता है जब कोई चीज बन गई हो, जैसे आपका घर मकान बन गया है तो हर साल उसकी मरम्मत जरूरी है ताकि वो सही से रहे। यानी कि प्लास्टर झड़ने लगा, क्रैक्स आ गए, एक बार बना के छोड़ दिए, खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। हर साल उसका जो मेंटेनेंस होना है, कहीं प्लास्टर उखड़ा, तो उन चीजों का जो एस्टिमेट बनाया जाता है कि अच्छा घर पुराना, एक साल इतना इसमें चीजें लगा के इसको सही करा दिया, तो ऐसे एस्टिमेट को हम लोग कहते हैं क्या? मेंटेनेंस या रिपेयर एस्टिमेट। और ये जनरली जो होना चाहिए वो 1 से 1.5% तक लग जाता है टोटल कॉस्ट पर। पूरे बिल्डिंग को बनाने में जो कॉस्ट लगी उसका 1 से 1.5% तक मेंटेनेंस में चला जाता है हर साल, रिपेयर में उसके चला जाता है। इतना अगर चला क्या जाएगा, मत बनवाइए।
खराब हो जाएगा। मतलब इतना देते रहेंगे तो घर अपने सर्विसेबल टाइम तक बढ़िया से मेंटेन रहेगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये तरीका है डिटेल एस्टिमेट का। अब एक चीज समझिएगा, डिटेल देखिए ये सब अभी करना सीखना है, करना सीखना है, लेकिन इनका जो थ्योरी है वो आपको डेफिनेशन बताई जा रही है। ये डिटेल एस्टिमेट ही तो मेन काम है, आपको डिटेल एस्टिमेट ही तो बनाना है, इसी का तो न्यूमेरिकल आएगा। एक बिल्डिंग पूरी दे दी जाएगी, एक एक ईंट निकालना सीखेंगे आप, कितना ईंट लगेगा, कितना ये लगेगा, सारा चीज निकालना सीखेंगे, सब सिखाएगा शर्मा आपको। वीडियोज को अगर यूट्यूब पे देखें तो फटाफट लाइक वाला बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी खुश हो जाऊं, और जो है शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि जितना मोटिवेट होता हूँ ना तो मजा आता है पढ़ाने में, और कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं कि फ्री में पढ़ाते तो करते, तो एक चीज जान लीजिए, बहुत कम हो तुम लोग, पॉलिटेक्निक वाले बहुत कम है, दूसरा कुछ पढ़ाते तो ज्यादा लोग मिल जाते। पॉलिटेक्निक में सिविल वाले लोग बड़ा, तो फ्री में पिछली बार पढ़ाए थे, घंटा यूट्यूब कुछ दिया और समय लग ही रहा था, तो बहुत कम पैसे में लॉन्च किए यार, देख लो उसको तुम लोग, जो है उतना तो तुम कोर्स 2-4 लेक्चर देख लो, तुम खुद ही खुश होकर दे जाओगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आगे जो आपका है यहाँ पे कि जो आपका एक मतलब इनके बारे में हवाई मैंने बता दिया। अब एक स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, मतलब एस्टिमेट को प्रिपेयर करने की क्या क्या स्टेज, स्टेज का मतलब होता है कि क्या क्या चरण है, चरण का मतलब, एक सेकंड, स्टेज जो आपके होते हैं कि किसी एस्टिमेट को बनाने के लिए जो स्टेजेस यूज किए जाते हैं, 3 स्टेज होते हैं, मतलब सबसे पहला काम क्या किया जाता है, फिर दूसरा काम क्या किया जाता है, फिर तीसरा काम क्या किया जाता है, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला काम आपका जो होता है, सबसे पहला काम जो आपका होता है, सिलेबस आप लोग चेक करिएगा, उसमें ये सारी चीजें आपको मैं जो लिख रहा हूँ ये सिलेबस का ही पॉइंट है। डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट, ये आपके सिलेबस में ही लिखा है, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट माने सारी चीजों को पहले मापना, और इसके लिए आती है एमबी यानी मेजरमेंट बुक। क्या होती है इसके बारे में भी बताएंगे, कभी कभी पूछता भी है। डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट, फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, चीजों को मापना और फिर क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना, और लास्ट चीज जो आपकी आती है एब्स्ट्रैक्ट आती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कॉस्टिंग करना एक तरह से, एब्स्ट्रैक्ट मतलब फाइनली उसका जो चीज चाहिए वो निकालना, ठीक है ना। कॉस्ट ही हमें जनरली निकालनी होती है, तो इसलिए हम एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कॉस्ट करते हैं। मतलब सबसे पहला स्टेज जो एस्टिमेट बनाने का है, उसमें सबसे पहला स्टेज इन्वॉल्व है, पहले आप मेजरमेंट लेते हैं हर जगह की, माप जोख लेते हैं कि कितना कितना चीज है, उसके बाद आप कैलकुलेशन करते हैं क्वांटिटी का, और उसके बाद आप उसकी फाइनली कॉस्ट निकाल देते हैं, जिसको एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कॉस्ट कहते हैं। तो दीज आर द स्टेजेस व्हिच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट को बनाने के लिए इन 3 स्टेप को आपको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे, क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगली क्लास में जो तीसरा आपका होगा वो शुरुआत ही होगी कहां से, मेजरमेंट से। पहले हम ये सीखेंगे कि किसी भी बिल्डिंग का या चीजों का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, और फिर उस मेजरमेंट के आधार पे हम लोग क्वांटिटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी तक के लिए हमने आपके 2 चैप्टर तो एक ही लेक्चर में खत्म कर दिया, समझा करके 2 चैप्टर हमने समझा करके एक ही लेक्चर में खत्म कर दिया, लेकिन बहुत सारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट अभी बचे हुए हैं। मतलब ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, खत्म है, लेकिन अभी मेजरमेंट टॉपिक जो आपका है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे, मतलब मेजरमेंट केवल ऐसा मत सोचिए कि फीता लेकर मापना है। मेजरमेंट में किसमें कितनी छूट रखी जाती है, मापते समय कितना गलती चलेगा, और उसमें जो ओवरहेड जैसे चीजें, मतलब कई बार आप काम कर रहे हैं और काम करते समय सोचे थे कि यह सब ऐसे ऐसा होगा, बीच में कोई दुर्घटना घट गई। मतलब हर चीजों का जो प्रोविजन है, जो सरकार ने दिया हुआ है कि आप इतना छूट, इतना टॉलरेंस, इतना ओवरहेड कॉस्ट, ये सारी चीजों के बारे में जो जानकारी होगी वो किसमें होगी, मेजरमेंट में। तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना है आपको अगला, तो उसके बारे में फिर हम बताएंगे डिटेल में। तो अगला वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पर फ्री ही रहे, उसके बाद के वीडियो जो है वो आपको पढ़ने के लिए। और अच्छा एक चीज और है, अगर किसी बहुत बाद में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको पूरा फ्री मिले, हो सकता है पूरा पेड मिले, पता नहीं, जानते। अभी फिलहाल के लिए है कि आपको 2-3 वीडियो मैं फ्री करूंगा डेमो के तौर पे, आप ऐप पर देख सकते हैं, ऐप का लिंक नीचे है, देख करके
मजा आया तो खरीद लीजिए, मुझे भी मजा आ जाएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद।